हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पैरामीशियम के अंदर प्रजनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पैरामीशियम जो कोडेटम है वो लैंगिक जनन भी करता है और अलैंगिक जनन भी करता है, लेकिन सामान्यतः वो अलैंगिक जनन करता है, जिसमें वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो डिवाइड होता है, यानी कि अनुप्रस्थ बाइनरी विखंडन के द्वारा डिवाइड होता है। मतलब उसका जो अनुकूलन है तो वो अलैंगिक जनन के प्रति ज़्यादा अनुकूलित है बजाय लैंगिक जनन के प्रति। और दूसरे प्रकार से भी वो प्रजनन करता है, जैसे इंडोमिक्सिस है, ऑटोगेमी है, साइटोगेमी है, हिमिक्सिस है, लेकिन उसकी अनुकूलन परिस्थितियों में वो सिर्फ अलैंगिक जनन करता है। यदि उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, यानी कि मतलब उसके टेम्परेचर अनुकूल नहीं है या उसको भोजन समय पर नहीं मिल रहा है, तो वो फिर लैंगिक जनन की प्रक्रिया से वो अपने आप को अपनी संख्या बढ़ाता है या रिप्रोड्यूस होता है। तो पैरामीशियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड आल्सो अंडरगो सेवरल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो जो उसका केंद्रक है वो पुनः निर्माण करता है बहुत अलग अलग दूसरे जो उसकी प्रजनन की विधियां हैं। तो उन प्रजनन की विधियों में एक तो कॉन्जुगेशन है जो कि लैंगिक जनन में आता है, और दूसरे जो जैसे इंडोमिक्सिस है, ऑटोगेमी है, जो कि दूसरे और तरीके हैं इसके रिप्रोड्यूस होने के, प्रजनन करने के, जैसे साइटोगेमी है, हीमिक्सिस है। इंडोमिक्सिस मतलब अंतर मिश्रण, मतलब इंडिविजुअल पैरामीशियम के अंदर ही, जिसके अंदर क्या होता है कि विथ इन इंडिविजुअल डिसअपियर एंड रेपियर ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस विथ इन इंडिविजुअल, ठीक है, और माइक्रोन्यूक्लियस उसके अंदर डिवाइड होता है। तो ये इंडोमिक्सिस के समय होता है। ऑटोगेमी में वो भी उसके विथ इन इंडिविजुअल ही होता है, जिसके अंदर जैसे इंडोमिक्सिस में देखा जाए तो वहाँ पर सिनकैरियन नहीं पाया जाता। सिनकैरियन मतलब मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस इंडोमिक्सिस के अंदर विथ इन ही इंडिविजुअल होता है, मतलब एक ही पैरामीशियम के अंदर ही इस प्रकार की गतिविधि होती है। लेकिन उस जगह पर मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों मिक्स नहीं होते, जो सिनकैरियन नहीं होता इंडोमिक्सिस के अंदर। जबकि ऑटोगमी सिमिलर टाइप इंडोमिक्सिस की तरह देखने में लगता है, लेकिन वहाँ पर सिनकैरियन पाया जाता है, मतलब मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों मिक्स होते हैं ऑटोगेमी के समय, वो भी विथ इन इंडिविजुअल होता है। साइटोगेमी ये ऑटोगेमी और कंजुगेशन दोनों से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जो उसके इंटरनल जो मूवमेंट होते हैं, उसके अंदर प्रक्रिया जो होती है वो ऑटोगेमी जैसी होती है। लेकिन बाहर से यदि एक्सटर्नली उसको देखें तो वो कंजुगेशन जैसा दिखता है। लेकिन साइटोगेमी के अंदर जैसे कंजुगेशन में जो न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है वैसा साइटोगेमी के अंदर नहीं होता है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया हैं इसमें ये डिफरेंस है। तो कंजुगेशन है वो अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, जबकि जो अनुप्रस्थ बाइनरी विखंडन है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पैरामीशियम कोडेटम के अंदर सामान्यतः ज़्यादातर देखी जाती है, जो कि उसके सबसे कॉमन मतलब यानी कि रिप्रोडक्शन का जो कॉमन प्रोसेस है वो अलैंगिक जनन है। मतलब ज़्यादातर वो रिप्रोड्यूस होता है तो अलैंगिक जनन से होता है, जो कि उसकी फेवरेबल कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस होता है। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये दूसरे जो मेथड्स है उसके कंजुगेशन के, एंडोमिक्सिस के, ऑटोगेमी के, साइटोगेमी के, हीमिक्सिस के वो अपनाता है या उसके द्वारा वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो आज अपन जो इसका रिप्रोडक्शन है उसका पहला पार्ट लेते हैं, या जो उसका पहला मेथड्स है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस होता है। तो आज अपन बात करते हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की। उसके बाद जो दूसरी जो इसके मेथड्स है रिप्रोड्यूस होने के, उसके एक एक करके उसको आगे अपन पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जिसको अपन अनुप्रस्थ बाइनरी विखंडन जिसको कहा जाता है हिंदी में, इस कंपोनेस्ट इट इज
द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल, तो अपन ने ये क्या किया, सबसे इसकी सामान्य प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन करने की इन ए पैरामीशियम. इट इज ए डिस्टिंक्टली यूनिक एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच वन फुली ग्रोन स्पीसीज डिवाइड इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल विदाउट ए लिविंग ए पेरेंटल कॉप्स. तो ये इसकी एक मतलब कॉमन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसके तहत एक पैरामीशियम जो इंडिविजुअल पैरामीशियम होता है, तो वो दो डॉटर पैरामीशियम में विभाजित होता है और पीछे किसी भी प्रकार का पेरेंटल बॉडी नहीं छोड़ता है. तो विदाउट लिविंग ए पेरेंटल कॉप्स, तो पीछे किसी प्रकार का पेरेंटल नहीं रहता उसका, यदि पेरेंटल भाग या पेरेंटल बॉडी नहीं रहती. पैरामीशियम इट सेल्फ डिवाइड इनटू ए टू पार्ट्स. द प्लेन ऑफ डिवीजन is through a center of the cell in a plane at right angle. तो जैसे ये पैरामीशियम की बॉडी है, तो ये इसके सेंटर में राइट एंगल में यहाँ पर डिवाइड हो गया, यानी कि ये 90 का एंगल यहाँ पर बनेगा. तो यदि ये पैरामीशियम की ये बॉडी है, अपन यूँ बात करें, ठीक है ना, ये यदि पैरामीशियम है तो ये यहाँ से इसको डिवाइड करेगा, तो 90 एंगल से इसका डिवीजन होगा. तो उसी वजह से इसको अनुप्रस्थ बाइनरी विखंडन कहा जाता है. डिवीजन ऑफ द सेल बॉडी इज होल इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्ली. तो ये प्रक्रिया जब उसका शरीर का विभाजन होता है, तो वो पहले न्यूक्ली जो इसका केंद्रक है वो विभाजित होता है, उसके तत्पश्चात उसकी बॉडी का विभाजन होता है. तो मतलब इट मे बी कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियाई, मतलब इसी केंद्रक के जो विभाजन को है वो बॉडी का विभाजन उसको फॉलो करता है. इंडीड इट अपीयर्स दैट रिप्रोडक्शन इज इंस्टिटेड बाय द न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड इज. तो ये ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जो इसका रिप्रोडक्शन है वो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत जो न्यूक्लियर की एक्टिविटी है और न्यूक्लियर की गतिविधि, केंद्र की गतिविधि और केंद्र के विभाजन से उस वजह से उसकी बॉडी भी विभाजित होती है. पैरामीशियम कोटेटम रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. तो ये हमने पूर्व में बात की, क्योंकि जो अनुप्रस्थ बाइनरी जो विखंडन है वो सामान्यतः, यानी कि ये कॉमन इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो ज़्यादातर वो अलैंगिक जनन से ही रिप्रोड्यूस करता है. और ये इसके अनुकूलन परिस्थितियाँ जब पाई जाती है, तो अनुकूल परिस्थितियों में है वो ज़्यादातर ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन यानी कि अलैंगिक जनन से प्रजनन करेगा. इन बाइनरी फ्यूजन द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई. तो इस दौरान जो, क्योंकि अपन ने पहले ही बात की कि जो पैरामीशियम कोडेटम है तो उसके अंदर वो द्विकेंद्रिक है, एक माइक्रोन्यूक्लियस है, ये मतलब एक सूक्ष्म केंद्रक है, दूसरा उसका बड़ा केंद्रक है जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं. एक वेजिटेटिव है, दूसरा जर्मिनेटिव है. तो जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है वो माइक्रोन्यूक्लियस है, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है ज़्यादातर. तो जो वेजिटेटिव यहाँ पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है डिवाइडेड बाय द माइटोसिस इनटू टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई. तो जो सूक्ष्म जो केंद्र है, छोटा जो केंद्र है, वो समसूत्री विभाजन से दो पुत्री कोशिकाओं में, पुत्री माइक्रोन्यूक्लियाई में विभाजित होता है. विच मूव्स अपोजिट एंड्स, जो कि दोनों अपोजिट सिरों पर चले जाते हैं उस कोशिका के अंदर, पैरामीशियम की कोशिका के अंदर. और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो समसूत्री विभाजन से डिवाइड होता है, और जो कि मैक्रोन्यूक्लियस इलैंगिटेड एंड डिवाइड ट्रांसवर्सली बाय ए माइटोसिस. तो ये क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस है वो लंबा हो जाता है और फिर बीच में से ए माइटोटिकली डिवाइड होता है, असमसूत्री विभाजन के थ्रू ये डिवाइड होता है. तो वो अपन यहाँ डायग्राम में अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं. अनदर इसके पश्चात जो इसका साइटोफेरिंक्स है,
यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो साइटोफेरिंक्स है, इसका साइटोफेरिंक्स इज बडेड ऑफ एंड टू न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एपियर। तो यहाँ जो साइटोफेरिंक्स है, तो इससे बड डेवलप्ड होती है। बड मतलब जिसको कली के रूप में छोटा सा टुकड़ा उससे निकलता है, और वो आगे चल के किसका निर्माण करता है, वैक्यूल का निर्माण करता है, जिसमें वन नियर एंटीरियर एंड, ये तो एक अग्रभाग की तरफ बनता है, और दूसरा जो वैक्यूल है वो उसके पश्च भाग में बनता है। इन द मीन टाइम उसी समय पर संकुचन खांच डेवलप्ड होता है। मतलब जब ये जैसे ये यहाँ बड बन रही है, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसके साइटोफेरिक्स जो ग्रसनी है, जिसको आप कोशिका ग्रसनी कहते हैं, तो उससे जैसे ही बड निकलना शुरू होती है, उसी समय यहाँ संकुचन खांच का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है नियर द मिडल ऑफ द बॉडी एंड डीपन्स अंटिल द साइटोप्लाज्म इज कम्प्लीटली डिवाइड। तो ये उतनी गहराई तक चली जाती है जब तक कि साइटोप्लाज्म पूरा बट न जाए। तो ये यहाँ जो ये फरोज डेवलप हुआ है खांच, ये पूरा यहाँ तक चला जाता है, उतनी गहराई तक चला जाता है अंटिल द साइटोप्लाज्म इज कम्प्लीटली डिवाइड, जब तक कि पूरा कोशिका द्रव्य कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं हो जाए। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये फरो चला गया, तो ये पूरा जो पैरामीशियम है कम्प्लीटली इसकी साइटोप्लाज्म दो भागों में विभक्त हो गई। उसके पश्चात जो इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो भी दो में विभाजित हो जाते हैं, और वैक्यूल्स भी डिवाइड हो जाते हैं, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो। मैक्रोन्यूक्लियस ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है इलोंगेटेड होकर, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, और फिर पीछे इसका कोई पेरेंट नहीं रहता। पैरामीशियम इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू ए टू डॉटर सेल, और जो इसका अगर भाग है उसको प्रोटर बोलते हैं। ये वाला जो ये डेवलप्ड जो पैरामीशियम जो डॉटर सेल डेवलप्ड होगी इसको बोलेंगे प्रोटर, और जो पश्च वाला उसको बोलेंगे ओपिस्थे। द डॉटर रिजल्टिंग, उसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जो कि इक्वल साइज की होती है, कंटेनिंग सेट ऑफ सेर ऑर्गेनल्स, जो कि उसके पेरेंट में जो सेट था वो पूरा का पूरा सेट एज इट इज़ दोनों में देखने को मिलता है, उसी टाइप का, नॉट एट इज इट, क्योंकि डिवाइड होते हैं। ऑफ द डॉटर्स पैरामीशियम प्रोड्यूस द इंटीरियर वन इज कॉल्ड प्रोटर। तो ये अपन ने बात करी, जो अगर भाग वाला होता है उसको प्रोटर बोलते हैं, और जो पश्च भाग वाली जो डॉटर कोशिका होती है उसको ओपिस्थे कहते हैं। सॉरी, दे ग्रो टू फुल साइज बिफोर अनदर डिवीजन, आगे के विभाजन से पूर्व ये अपने आपको पूरी ग्रोथ करके, पूरी वर्दी करके फुल साइज में डेवलप हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन रिक्वायर्स अबाउट 2 आवर्स। तो इस गतिविधि के लिए या इस प्रक्रिया के लिए उसको लगभग 2 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। इट मे अकर्स 1 to 4 टाइम्स पर डे, और ये एक दिन में 1 से 4 बार घटित हो सकती है, यील्डिंग 2 to 16 इंडिविजुअल, जिसके तहत यदि 1 होगी तो 2, 4 होगी तो 16 पैरामीशियम डॉटर सेल्स डेवलप होगी। अबाउट 600 जनरेशन आर प्रोड्यूस इन ए ईयर, लगभग 600 जनरेशन एक साल में डेवलप हो सकती है एक पैरामीशियम से लगभग। तो ये पैरामीशियम जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है वो कैसे करता है उसके बारे में था। लास्ट में अपन देखते हैं द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिपेंड। तो पैरामीशियम का जो अलैंगिक जनन है उसकी जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो जो बाहरी है, जो एक्सटर्नल कंडीशन है, भोजन की मौजूदगी, तापमान, द एज ऑफ कल्चर,
एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, जो उसकी जनसंख्या घनत्व है, आल्सो ऑन द इंटरनल फैक्टर, उसके जो आंतरिक हेरिडेटरी जो अनुवांशिक जो कारक है वो, एंड फिजियोलॉजी ऑफ उसकी भौतिक जो क्रियाएं हैं उसके अंदर पैरामीशियम की होती है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि भाई उसको जो फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो रिप्रोड्यूस अच्छी तरह से करेगा या फास्टली करेगा, स्लो करेगा तो ये जितनी भी ये कंडीशन है उसके अनफेवर होगी तो वो स्लो रिप्रोड्यूस। नेचुरली इफ ऑल द descendants of one individual were to survive and reproduce, the number of paramecia produced would soon equal to the volume of earth। तो जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो कि इसके अनुकूल होती हैं, तो उसके वंशज, एक वंशज से लगभग सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो नंबर ऑफ पैरामीशियम वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वो लगभग जो पृथ्वी का वॉल्यूम है उसके बराबर वो प्रजनन कर सकते हैं। द टर्म क्लोन is used to refer to all the individual that have been produced from one unit by fusion। तो जो क्लोन शब्द है वो उसके लिए दिया गया है जो कि संतति किसी पर्टिकुलर एक ही जीव से उत्पन्न होती है। तो ऑल द इंडिविजुअल्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम ए वन इंडिविजुअल बाय फ्यूजन, जो कि विखंडन से प्रोड्यूस होते हैं एक ही बॉडी से। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लोन आर हेरिडेटरी अलाइक। तो जितने भी उसके क्लोन के जो मेंबर होते हैं वो अनुमानिक रूप से एक जैसे ही होते हैं। तो ट्रांसवर्स बाइंडरी फ्यूजन के द्वारा जो पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करता है वो इस तरह से करेगा और अनुकूलन परिस्थितियों में ही ये इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, नहीं तो फिर वो अलैंगिक जनन या साइटोगेमी या ऑटोगेमी या एंडोमिक्सिस या हीमिक्सिस के थ्रू वो प्रजनन करेगा। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का जो रिप्रोडक्शन करने की विधि है वो टॉपिक अपन आज यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपन जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंजुगेशन के थ्रू करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो जितने भी उसके मेथड्स है रिप्रोडक्शन करने के, वो उनके अंदर जब सब के अंदर न्यूक्लियर जो है उसका पुनर्निर्माण होता है, रीऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो जो दो मेन जो इसके रिप्रोडक्शन की विधियां हैं वो है, एक तो है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है कंजुगेशन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है वो है अलैंगिक जनन में आता है, जबकि कंजुगेशन है वो इसके लैंगिक जनन में होता है। और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है वो अनुकूलन परिस्थितियों में करता है, जबकि कंजुगेशन और दूसरे जितने भी विधियां हैं वो उस विधियों द्वारा वो प्रजनन तभी करता है जब उसकी परिस्थितियां अनुकूलन नहीं होती है। तो जो मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का पैरामीशियम के अंदर वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यानी कि अनुप्रस्थ बाइनरी विखंडन के द्वारा ही वो प्रजनन करता है। थैंक यू।